सो हे गाइस, दिस इज आयुष इन द फ्रंट ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे YouTube आयुष कोचिंग चैनल पर। सो हे गाइस, आपने इससे पहले वाले वीडियोस में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, लाइक एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, इसके फीचर्स, इसके इंपॉर्टेंस एंड देन आफ्टर इसका फ्योल का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास आता है फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि 7 है और जो कि 14 है। अभी रिसेंटली मैंने इसके अंदर 7 ही आपको एलैबोरेट की है। अब जो 7 बचे हुए जो 7 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एलैबोरेट किए जाएंगे। बिकॉज ऑफ ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसी वजह से मैंने आपको ना पकाते हुए, मैंने आपको ना परेशान करते हुए, मैंने आपको ना बोर करते हुए, मैंने आपको पूरी 7 ही एलैबोरेशंस दी हैं। आप नेक्स्ट वीडियो पे विजिट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 7 रिमेनिंग प्रिंसिपल्स के। सो गाइस, नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन, ये सब चीज़ें हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक इज डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारा फ्योल का दिया हुआ इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। जो हमारा फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब हम अपने काम को डिवाइड कर देते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, ठीक है गाइस। अब जब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, उसका जो टास्क होता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है बहुत बड़ा होता है। हम उस ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब हम उस पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो इजीली हमारा इजी टू प्रोसीड हो जाता है कि हम इससे इजीली बहुत सारे डिपार्टमेंट में जब हमने बना दिया, लाइक HR डिपार्टमेंट अलग है, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, HR, बहुत सारे हमारे जो डिपार्टमेंट्स में, हम फाइनेंस, ये सब चीज़ों हमारे डिपार्टमेंट्स जब हम इसको उन डिपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं डिवाइड कर देते हैं तो हमारे डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंटलाइजेशन आल्सो कॉल्ड। एंड इसके अंदर हमारा बेनिफिट ये हो जाता है कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारा प्लस पॉइंट या पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है कि हमारे काम में स्पेशलाइजेशन आ जाता है। स्पेशलाइजेशन मीन्स सपोज अगर मैं HR डिपार्टमेंट से हूँ तो HR डिपार्टमेंट में नेचुरली मेरे सारे HR ही प्रोसेस होंगे और HR ही सारे वर्क होंगे। तो एक्चुअली मेरा जो सारा रिलेटेड टू डिपार्टमेंट होगा वो HR होगा। तो HR के मेरे सारे प्रोसेसर्स मुझे डिफाइन होंगे, सब कुछ क्लियर होगा। बट अगर मेरे यहाँ पर या मेरी कंपनी में कभी ऐसा कुछ डिवीजन ऑफ वर्क होता ही नहीं तो क्या मैं HR डिपार्टमेंट से होता ना ही मैं HR डिपार्टमेंट से होता और मैं मिक्स होता। ये मतलब सारे ही डिपार्टमेंट्स में एक तरीके से मैं वर्क कर रहा होता और ना मैं किसी भी कह सकते हो मैं किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कोई रोल प्ले नहीं कर सकता था। तो एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कोई स्पेशलाइजेशन नहीं आता था अगर कोई भी बंदा वहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क में वर्क नहीं कर रहा होता। तो डिवीजन ऑफ वर्क इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमारी स्पेशलाइजेशन बना रहे, स्पेशलाइजेशन आ जाए। सो दैट्स व्हाई इसका पॉजिटिव पॉइंट ये कि स्पेशलाइजेशन आ जाता है, बंदा उस फील्ड में इजीली ढल जाता है। एंड दूसरा जो उसका जो एफिशिएंसी पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। इम्प्रोवाइजेशन ऑफ एफिशिएंसी पावर ऑल्सो। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब उसके अंदर इम्प्रूव हो जाती है एफिशिएंसी पावर की। वो जो एक काम को पर्टिकुलरली कर रहा है तो उस काम के अंदर कहीं ना कहीं वो स्पेशलाइज हो जाता है, पर्टिकुलर उस वर्क के अंदर वो बहुत वैलिड हो जाता है। तो इस इजीली उसकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं या कह सकते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो इजीली उसको सॉर्ट आउट करने की भी उसके अंदर एफिशिएंसी आ जाती है। तो इसका एक प्लस पॉइंट ये होता है। बट अगर हम इसको डिवीजन ऑफ वर्क नहीं यूज करते कंपनी में तो क्या सबसे पहली बात तो यही कि वहाँ पर लैक ऑफ एफिशिएंसी हो जाती है, काम करने की क्षमता एक पीपल में नहीं हो पाती। बिकॉज ऑफ कि एटलीस्ट उसको काम करने की क्षमता उसकी तभी हो पाती है या फिर तभी उसके अंदर काम करने की क्षमता आ पाती है जब वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज होता है या फिर वो टास्क को तभी इम्प्रूव कह सकते हो कंप्लीट कर पाता है या इम्प्रूव कर सकता है जब उसके पास किसी भी पर्टिकुलर टास्क की नॉलेज होती है या फिर उस पर्टिकुलर टास्क में उसने कोई एक्स्ट्रा नॉलेज ली होती है। और एक्स्ट्रा नॉलेज में तभी हो पाती है जब हम डिवीजन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सो दैट्स व्हाई डिवीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द मैनेजमेंट। अब दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि हम कभी स्पेशलाइज नहीं हो पाते, स्पेशलाइजेशन हमारे अंदर नहीं आता किसी भी पर्टिकुलर रिलेटेड टू द वर्क। सो गाइस, यही हमारे कहीं ना कहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो जाते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट पे अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है? अथॉरिटी होता है पावर टू टेक डिसीजंस, हमारे अंदर इतनी क्षमता कि हम अपने डिसीजंस को खुद ले पाएं। दूसरी बात होती है रिस्पांसिबिलिटी। दूसरी बात रिस्पांसिबिलिटी का मतलब ये कि जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी जो दोनों ही चीज़ होती हैं ये इक्वल फॉर्म में होती है। सो गाइस, अब जो हमारी दोनों ही चीज़ें वो इक्वल फॉर्म में होती है। इक्वल फॉर्म का मतलब है कि दोनों की ही जो
बैलेंस है वो सेम होता है। जितनी अथॉरिटी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब ये कि जो हमारी पावर टू टेक डिसीजन, सपोज हमारे अंदर जो पावर है, सपोज अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो जाए तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में यही तो होगा, हम अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेंगे और मिसयूज करने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरे के काम में इंटरफेरेंस करेंगे। हो सकता है हम दूसरे के काम में भी इंटरफेरेंस करें और ये भी हो सकता है कि हम अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करें। तो अगर हम और हमारे पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होते ही हमारे पास क्या, कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो कोई भी बंदा हमारा ओवरबर्डनाइज हो जाएगा। ओवरबर्डनाइज की वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी अथॉरिटी का यूज़ नहीं कर पा रहा, बिकॉज ऑफ उसके पास अथॉरिटी है ही नहीं। अब वो हर चीज़ दूसरे से कम्युनिकेट करके तब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका टाइम वेस्टेज भी हो रहा है डिसीजंस लेने में, और अपने डिसीजंस खुद भी नहीं ले सकता, और कहीं ना कहीं उसका ओवरबर्डनाइज हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज यही है कि कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ बराबर लेवल पे नहीं होती या दोनों चीज़ नहीं होती तो ये बंदा अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता। और यही दोनों चीज़ अगर सेम लेवल पे होगी सर, तो प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि वो सारे काम टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल टाइम पे कंप्लीट होता है, सब चीज़ें हमारी ईजी तरीके से फॉर्मुलेट हो पाती हैं और ईजी तरीके से मार्केट में हम सर्वाइव कर पाते हैं। सो थर्ड पॉइंट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन मींस आप अगर हिंदी में बोलते हैं तो इसको अनुशासन भी बोल सकते हैं, बट डिसिप्लिन क्या है, इसके अंदर डिसिप्लिन का एक प्लस पॉइंट ये कि अगर हम डिसिप्लिन में रहकर काम करते हैं तो हमारा सिस्टमेटिक वर्किंग होती है। सिस्टमेटिक वर्किंग इज इक्वल्स टू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती है, चीज़ें हमारे रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती हैं, सब चीज़ें हमारे प्रॉपर तरीके से मैनेज हो पाती हैं। अगर हम डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो इजीली हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाता है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है और देन आफ्टर इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी हमारे इजीली कंप्लीट होते हैं, लाइक सोशल, पर्सनल और भी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, वो भी इजीली कंप्लीट हो पाते हैं। हमारे टाइम पे काम कंप्लीट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और बाई चांस अगर हमारे डिसिप्लिन नहीं होता तो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस टूटते हैं, रूल्स रेगुलेशन टूटते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। देन आफ्टर यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब जब कोई एक बंदा जो होता है हमारे ऊपर फोकस करके हमें कमांड प्रोवाइड कर रहा होता है, मींस वन सुपीरियर अंडर अ दैट्स कॉल्ड अ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। लाइक इसके अंदर गाइस हमारा एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वो होता है when many subordinate under a one superior is called a span of management। जब बहुत सारे बहुत सारा सबऑर्डिनेट जो होते हैं, बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स किसी एक सुपीरियर के अंडर में वर्क कर रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस अब इसके अंदर यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि जो एक बॉस है सिर्फ हमें वो कमांड दे रहा है, दैट्स कम्स इन यूनिटी ऑफ कमांड। इसके अंदर अगर हमारा एक बॉस हमें कमांड देता है तो उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि हम इजीली हमारे टास्क कंप्लीट हो पाते हैं, नो कंफ्यूजन, नो चॉइसेस, नो डाउट्स और नो डिस्टर्बेंस इन देयर एंड उसके अंदर कोई भी वो क्लैश भी नहीं होती। बट अगर हमारे पास दो बॉस हो जाते हैं या तीन बॉस ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे ईगो क्लैश होती है, वहाँ डिस्टर्बेंस होती है, वहाँ कहीं ना कहीं आपकी कंफ्यूजन चॉइसेस, एक एम्प्लॉयर को यही रहता है किसकी बात मानो और किसकी नहीं। तो ईगो क्लैशेस भी इस तरीके से हो जाती है। ईगो क्लैशेस हमारे बॉसेस की ईगो क्लैश हो जाती हैं, वो ये कि इसकी बात मान ली, मेरी बात नहीं मानी, या मेरी बात मानी, इसकी बात नहीं मानी, वो सब चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ डिस्टर्बेंस इस तरीके की आफ्टर ऑल हो जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब किसी एक सेम दिशा में चलना। अगर हम सेम दिशा में चल रहे हैं या सारे के सारे जो पूरा होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या होल टीम है जो अगर एक डायरेक्शन के टुवर्ड्स चल रही है तो इजीली हम ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा कह सकते हो एम है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो इजीली कंप्लीट हो पाते हैं। बट अगर हमारा ऑब्जेक्टिव हमें इजीली नहीं हो पा रहा तो वो इसी तरीके से नहीं हो पाता कई बार कि हम एक दिशा में नहीं चलते, हमारे हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बनाकर खुद से बैठ जाते हैं कि हाँ सर हमारा तो काम ये है, हमें ये काम करना है, हमारा ये काम ये है, हमें ये काम करना है। बट वो ये नहीं देखते कि अगर हम सब मिल के काम करेंगे या फिर कह सकते हो हम सब टीम में वर्क करेंगे तो हमारा काम इजीली हो पाएगा, एक दूसरे के हेल्पिंग नेचर में काम करेंगे तो हमारा काम इजीली टास्क तरीके से काम कंप्लीट हो पाएंगे, सारे टास्क इजी कंप्लीट हो पाएंगे। बट एक तरीके से डायरेक्शन में हमें टूवर्ड्स सेम चलना है, ये ना हो कि हमारी डायरेक्शन सबकी डिफरेंट हो जाए। अगर हमारी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन गोल कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर सेम रहेंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल हमेशा कंप्लीट रहेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब हर एक इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है गाइस,
हर एक इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो सेम होना चाहिए टुवर्ड्स अ वन ऑब्जेक्टिव। ये ना हो कि कहीं ना कहीं जो हमारा इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग हो जाए। सपोज एक मीटिंग हो रही है, मीटिंग में किसी एक बंदे ने ये बोल दिया कि मुझे तो पार्टी में घूमने जाना है, दैट सिंपल, या मुझे किसी अपने फैमिली मेम्बर का कुछ किसी फिल्म मूवी है ये कुछ भी है ये मुझे वो अटेंड करने जाना, तो डेफिनेटली वहाँ पे कहीं ना कहीं एक टीम का जो होल ऑब्जेक्टिव होता है वो खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मीटिंग क्या हो पाएगी? अगर वो मीटिंग हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो बंदा मेंबर वहाँ से गया है उस काम का वो किसी काम पर नहीं रहता, मतलब एक तरीके से उसको कोई बात पता नहीं चलेगी। और आफ्टर ऑल अगर वो बाद में किसी से डिस्कशन करेगा तो प्रॉपर तरीके से फुल एंड फाइनलाइज एक तरीके से उसे पता नहीं चल पाता। दैट इज वाई इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट, सबका एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट एक जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। ये ना हो कि हर एक इंडिविजुअल का अपने अपने खुद से ही इंटरेस्ट बना के बैठ गए। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन मींस सैलरी। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। अब अगर आप सैलरी की बात करते हो, सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए जैसा उसका वर्क है। अब अगर सपोज अगर वो सैलरी उसके अकॉर्डिंग नहीं है जैसा उसका वर्क है, तो क्या वो खुश होकर काम कर पाएगा? नहीं। मोटिवेट होकर काम कर पाएगा? नहीं। वो कभी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन वो कभी सोचेगा? नहीं सोचेगा। और डेफिनेटली वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अपोजिट एक ऑब्जेक्शन में रहेगा। तो दैट इज वाई हमारी रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन भी सब चीज़ों के एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि वो भी प्रॉपर एंड एक्यूरेट होनी चाहिए। ये ना हो कि वो एक्यूरेट ना होते हुए तो एक ऐसी स्टेज पे लाके तुमने उसके खड़ा कर दिया जहाँ पर उसकी रेम्यूनरेशन आप उसको पे तो कर रहे हो बट एक लेवल से पे नहीं कर रहे। आप मैनेजर की जो रेम्यूनरेशन है, सैलरी है, मैनेजर की जो सैलरी है वो उसके अकॉर्डिंग दे रहा आप लेबर के अकॉर्डिंग, तो क्या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? मजबूरी में भले वो एक्सेप्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ, बट वो कभी अपने दिल से खुश होकर कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दैट इज वाई वो सब चीज़ें भी होनी चाहिए ताकि अगर ऐसा कुछ है रेफरेंशियल बहुत अच्छी है तो वो वेल मोटिवेटेड होकर काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट जो हमेशा हमेशा पॉजिटिव देते हैं और बहुत सारी, और अगर वो नहीं होता तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, वो कभी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं दे पाते, हमेशा डिमोटिवेट रहते हैं, हमेशा ऑब्जेक्शन में रहते हैं, अपोजिट रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, ये सब चीज़ें होती हैं। So guys, if you have any doubt in the same 7 principle of management, so please comment कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कहाँ पर किस पोर्शन में या किस पार्ट में या किस पॉइंट में आपको दिक्कत है। सो गाइस प्लीज इफ यू वांट टू एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि गाइस इसके बाद जो आपके 7 प्रिंसिपल्स हैं वो 7 प्रिंसिपल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में रेफर कीजिएगा तो आपको 7 प्रिंसिपल्स आपको वहाँ पर भी आपको शो ऑफ हो जाएंगे। सो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप उससे रिगार्डिंग द सेम टॉपिक आप मुझसे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।